हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो पीछे 4 वीडियो से एक टॉपिक चल रहा था, प्रकाशीय उपकरण। रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक था प्रकाशीय उपकरण, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था सूक्ष्मदर्शी, फिर हमने देखा दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में हमने 2 सूक्ष्मदर्शियों के बारे में पढ़ा, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर हम आए दूरदर्शी की तरफ। दूरदर्शी में हमने देखा कि दूरदर्शियां 2 प्रकार की होती है, एक तो अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी हमने पीछे कर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। आज अपना प्रकाशीय उपकरण का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और वो है आज हम पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। अपने आज के टॉपिक का नाम होने वाला है वही परावर्ती दूरदर्शी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीटली न तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और न ही कोई बुक है नॉर्मली इसको कंप्लीटली डिफाइन कर पाती है, और न ही आप किसी भी टीचर के वीडियोस देखते हो तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी को कंप्लीटली डिफाइन किया गया है। तो टॉपिक आज हम पूरा इसको कंप्लीटली देखेंगे कि परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं ये, या किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो माय नेम इज धर्मेश मांड्या और आप देख रहे हैं फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल। देखो, आज का जो टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी, तो एक आपको यहां से ही पता चल रहा होगा कि परावर्ती जो वर्ड है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बना है परावर्तन शब्द से। और परावर्तन आप सभी जानते हो प्रकाश की एक घटना होती है। इसका मतलब जो परावर्तक दूरदर्शी होता है या परावर्ती दूरदर्शी होता है, ये परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित दूरदर्शी कह सकते हो, या फिर आपने देखा होगा जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, दूरदर्शी की जगह सबसे ज्यादा वर्ड प्रयोग में लिया जा रहा था दूरबीन। तो ये आप जानते हो, दूरबीन कहो चाहे दूरदर्शी एक ही बात है। तो ऐसा दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होता है उसे क्या बोलेंगे भाई? परावर्ती दूरदर्शी। अब देखो, जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आपको पास तो पहले से ही खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी जब आपके पास ऑलरेडी था तो आपने परावर्ती दूरदर्शी क्यों बनाया, या इसकी क्या जरूरत आपको पड़ी? देखो, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी है ना, उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जहां पर परावर्ती दूरदर्शी है वो अच्छी तरीके से काम करता है। देखो, अगर मैं खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, या आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि अपवर्ती दूरदर्शी की बात करूं, अपवर्ती दूरदर्शी जो अपवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। अपवर्ती दूरदर्शी में आपने देखा होगा कि 2 लेंस प्रयुक्त होते हैं, और दोनों के दोनों लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं भाई, ये हमने पीछे देखा है। और दोनों लेंसों में एक होता है अभिदृश्यक लेंस और दूसरा होता है नेत्रिका। वही अभिदृश्यक जो वस्तु की ओर होता है और नेत्रिका जो किस तरफ होता है? आंखों की ओर होता है। देखो, आपने ये चीज नोट की है, या पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक स्टेटमेंट आपने गौर किया होगा कि अपवर्ती दूरदर्शी के अंदर जो अभिदृश्यक लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है, उसका जो आकार होता है वही ये नेत्रिका की तुलना में, यानी नेत्रिका के आकार से क्या होता है वही? ज्यादा होता है। नेत्रिका के आकार की तुलना में ज्यादा होता है। एक पॉइंट तो ये आपने पीछे नोट किया होगा कि अभिदृश्य का आकार होता है वो नेत्रिका की तुलना में ज्यादा होता है। सेकंड चीज आपने नोट की होगी कि अभिदृश्य की जो फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। अब देखो भाई, अगर आपको अपवर्ती दूरदर्शी से
किसी भी दूरस्थ स्थित वस्तु का एक सुस्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना है। सुस्पष्ट व चमकीला यानी फूटरा प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो फूटरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए भाई आपको? अभिदृश्य का जो आकार है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी आकार बड़ा होना चाहिए। आकार का मतलब आप ये कह सकते हो क्या अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होना चाहिए। भाई आकार का मतलब द्वारक ही तो हो गया। इसका मतलब अगर आपको दूरस्थ स्थित किसी भी वस्तु का सुस्पष्ट चमकीला बढ़िया शानदार सा प्रतिबिंब चाहिए अगर आपको, तो इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्ती दूरदर्शी में प्रयुक्त अभिदृश्य का आकार बड़ा होना चाहिए। आकार का मतलब क्या हो गया? द्वारक बड़ा होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये जो देगा वो सुस्पष्ट एवं चमकीला प्रतिबिंब देगा। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई अभिदृश्यक लेंस जो एक उत्तल लेंस होता है उसका आकार आप कितना बढ़ा सकते हो? क्या ये हर जगह बढ़ाना संभव है क्या? चलो आपने जैसे मान लो एक बहुत बड़ी जगह ले ली, वहां पर आप एक जगह आपको स्थापित ही करना है किसी दूरदर्शी को, तो आपने कह दिया कि बहुत बड़ा लेंस सर बना भी सकते हैं। लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशन में ये कि आप जैसे इसको लेके घूम नहीं सकते, इतना बड़ा लेंस होता है तो इसको लेके घूम नहीं सकते आप। तो ये क्या थी? एक समस्या थी कि नॉर्मली अगर आप दूरदर्शी खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी को प्रयोग में लेना है तो आपके पास उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए जिसको आप आराम से कैरी कर सके हो या आप अफोर्ड कर सको। लेकिन जैसे ही आपको सुस्पष्ट एवं चमकीला प्रतिबिंब चाहिए तो अभिदृश्य का आकार बहुत बड़ा करना होगा, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर आप करवाते हो इसका आकार बड़ा तो ये जो उपकरण बनेगा वो कॉस्टली बन जाएगा। कॉस्टली का मतलब महंगा हो जाएगा, उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में यहां पर अगर देखा जाए तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की कुछ कमियां नजर आ रही है। अगर मैं इन सब बातों को कमियों के रूप में लिखूं तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की कुछ कमियां आपको नजर आ रही है कि पहला, आकार जो अभिदृश्य का है वो संभव नहीं है बढ़ाना, संभव नहीं है। यानी आप ये चाहते हो कि अभिदृश्य का आकार ज्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है भाई। बहुत बड़ा कठिन काम है कि बड़े द्वारक का लेंस आप प्रयुक्त कर रहे हो। दूसरा, महंगा है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है। आकार तो चलो काम ले लेंगे, कोई नहीं, बड़ा है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे, लेकिन महंगा, यह सबसे बड़ी समस्या है भाई, महंगा बहुत है। तीसरा देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप लेंस का आकार बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो भाई? लेंस का आकार बढ़ाते हो। आकार का मतलब यह कह सकता हूं क्या द्वारक बढ़ाते हो आप। द्वारक बढ़ाने पर यानी लेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका आकार, उसमें दो प्रकार के दोष आते रहते हैं भाई, और उन दोष का नाम है, नॉर्मली अगर छोटे आकार का लेंस है ना तो उसमें भी दोष होते हैं, लेकिन अगर आकार बढ़ा रहे हो तो उसमें तो स्पष्टतया 100% ये है कि दोष आने ही है। और वो दो दोष है, पहला गोलीय विपतन। गोलीय विपतन, एक तो होता है गोलीय विपतन दोष और एक होता है वर्ण विपतन दोष। मेन चीज ये ध्यान रखना है भाई आपको दो। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में जब अभिदृश्य का आकार बढ़ाया जाए या नॉर्मल कंडीशन में भी जो लेंस प्रयुक्त होते हैं तो उनमें दो कौन से दोष होते हैं? वो होते हैं, ये लेंसों में दोष होते हैं भाई, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। अब देखो ये दोनों दोष क्या होते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं। पहला है गोलीय विपतन दोष। गोलीय विपतन दोष, गोलीय विपतन दोष। देखो गोलीय विपतन दोष क्या होता है भाई? जैसे मैं अगर उत्तल लेंस की बात करूं तो उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। अब देखो आपने देखा होगा उत्तल लेंस होता है वो किनारों से तो पतला होता है, किनारों से पतला, और बीच में से यानी मध्य में से कैसा होता है भाई? मोटा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इधर से कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, जैसे एक तो ये, एक ये, इसी तरीके से एक तो मैं मुख्य अक्ष के जस्ट पास ले रहा हूं और एक थोड़ी सी दूर ले रहा हूं। अब ये जो प्रकाश की किरणें जैसे इस पर आपतित होगी तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो प्रकाश की किरण है वो
इस लेंस के अंदर बहुत कम चलेगी, लेकिन ये वाली प्रकाश की किरण है वो ज्यादा लेंस के अंदर चलेगी। तो यहां पर जो ये प्रकाश की किरण है इसका अपवर्तन पहले ही हो जाता है, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है इनका अपवर्तन थोड़ा सा लेट होता है और ये कहीं बाद में इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी। देखो रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, यह रूल तभी लागू होता है जब लेंस बहुत ही ज्यादा पतला हो। आपने कंडीशन पढ़ी होगी, अगर पीछे आप डेरिवेशन भी पढ़ते हो ना, तो डेरिवेशन का नाम ही क्या है? पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। पतले लेंस का मतलब क्या है? जिसका आकार है वो बहुत ही छोटा है। तो यदि ये बिल्कुल पतला होता तो ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर कटती हुई नजर आती, लेकिन इसके आकार के कारण, इसका आकार बड़ा है, द्वारक बड़ा है तो आकार भी बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण जो मुख्य अक्ष के नजदीक वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस लेंस में ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करेगी, तो इनका जो अपवर्तन होगा वो लेट होता है, जबकि ऊपर वाली प्रकाश की किरणों का जल्दी हो जाता है, जिसके कारण इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो एक जगह न प्राप्त होकर कुछ दूरी पर प्राप्त होते हैं, और इसी कारण से जो प्रतिबिंब बनता है वो धुंधला बनता है और अस्पष्ट बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? धुंधला और अस्पष्ट, क्योंकि अगर सभी एक जगह मिलती तो वो चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये गैप आने की वजह से जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? धुंधला और अस्पष्ट। और इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलते हो? गोलीय विपतन दोष। क्या बोलोगे भाई? गोलीय विपतन दोष। सेकंड जो दोष आता है वो है भाई वर्ण विपतन दोष। सेकंड कौन सा है? वर्ण विपतन दोष। देखो आपने वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ी होगी भाई सबने। जैसे ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इधर कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लो यहां पर इसका फोकस बिंदु है, तो आप ये जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। लेकिन यदि लेंस पतला नहीं है, इसका आकार बड़ा है, तो आपने देखा होगा अगर इधर से आप श्वेत प्रकाश एंटर करवा रहे हो तो यहां पर हो जाती है वर्ण विक्षेपण की घटना। कौन सी घटना हो जाती है? वर्ण विक्षेपण, जिसमें जो ये प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है भाई। 7 अवयवी रंग होते हैं, आप जानते हो सारे के सारे। विबग्योर, VIBGYOR। आपने देखा होगा कई बार अपनी आंखों से, जैसे मान लो कि आंखों में साबुन चली गई और फिर आप ऐसे मसल के पानी वान डालने के बाद ऐसे देखते हो, तो आपको कई बार क्या होता है 5-4 कलर है वो एक साथ ऐसे नजर आते हैं। ये आपने नोट किया होगा। वही जो दोष है वो क्या होता है? वर्ण विपतन दोष। यानी श्वेत प्रकाश की जो किरण है उसका एक श्वेत कलर ने दिखे, यहां पर इस लेंस की वजह से क्या हो जाएगा? इनका वर्ण विक्षेपण, और श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। जो कलर होते हैं 7 विबग्योर। तो यहां पर जो प्रतिबिंब देखोगे तो देखो ये यहां कट रहा है, ये यहां पर, तो सब अलग अलग बिंदुओं पर कट रहे हैं, तो यहां पर भी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो अस्पष्ट, धुंधला, और साथ में यह कह सकते हो कि रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं? वर्ण विपतन दोष। क्या बोलोगे भाई? वर्ण विपतन दोष। तो यह आपको ध्यान में रखना है भाई कि जो लेंस का आकार होता है उसको अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें गोलीय विपतन और वर्ण विपतन के दोष भी ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली में होते तो है ही, लेकिन ये आकार बढ़ाओगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन कि भाई अगर ये समस्याएं आ रही है तो इसका मतलब खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी का कोई अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, और वो अल्टरनेट मिलेगा आपको खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, यानी आप जिसको क्या नाम देते हो? परावर्ती दूरदर्शी। अब आप ये कहोगे कि सर परावर्ती दूरदर्शी के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि इसमें जो दोष है वो नहीं होंगे? भाई अपवर्तक दूरदर्शी में जो कमियां थी उनका सुधार ये कैसे करेगा? इसमें क्या है ऐसा? तो देखो परावर्ती दूरदर्शी में जो अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य काम में ले रहे थे, जो अपवर्तक दूरदर्शी में कौन था भाई? उत्तल लेंस। उसकी जगह परावर्ती दूरदर्शी में अवतल परवलयाकार दर्पण होता है भैया।
और अवतल परवलयाकार दर्पण होता है भाई। देखो, अवतल दर्पण होता है और वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और परवलयाकार इसलिए होता है ताकि उसमें दोष नहीं उत्पन्न हो, गोलीय विपतन ऐसे दोष उत्पन्न नहीं हो। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि परावर्ती दूरदर्शी के अंदर अभिदृश्य के रूप में जो अपवर्तक दूरदर्शी में उत्तल लेंस ले रहे थे आप, वो परावर्ती दूरदर्शी में उसकी जगह क्या प्रयोग में लेते हो? अवतल परवलयाकार दर्पण। कैसा यूज करते हो? अवतल परवलयाकार दर्पण। और इसका द्वारक बड़ा होता है भाई। कैसा होता है? द्वारक बड़ा होता है। और सेकंड, जो नेत्रिका है उसकी जगह तो आप छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ही प्रयोग में लेते हो। छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, ये कुछ चेंज है वे। छोटे द्वारक का उत्तल लेंस। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में, यानी वस्तु की तरफ वाला जो पोर्शन होता है, अभिदृश्य के रूप में आप अवतल परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हो जिसका द्वारक बड़ा होता है, और नेत्रिका के रूप में छोटे द्वारक का उत्तल लेंस प्रयोग में लेते हो। क्लियर है? अब देखो, अवतल परवलयाकार दर्पण जो होता है ना, उसमें लेंस के कोई दोष नहीं होते, ये पड़ता भी सस्ता है और इसको आराम से बनाया भी जा सकता है। तो जो अपवर्तक दूरदर्शी की कमियां थी ये सारी किसने सोल्व आउट कर दी? अवतल परवलयाकार दर्पण ने सोल्व आउट कर दी। अब जो परावर्ती दूरदर्शी होता है ये दो प्रकार का होता है भाई। परावर्ती दूरदर्शी कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी है, ये कितने टाइप्स का होता है? ये दो टाइप्स का होता है भाई। फर्स्ट हमारे पास है केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी पहला जो टाइप्स है अपने पास कौन सा है? केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। और दूसरा जो टाइप है वो है न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी। न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी। देखो भाई शेरों, बात ऐसी है कि नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यूटोनियन तो ये तो नाम अपने फिजिक्स जहां आ जाते थे वहां पर ये नाम नहीं आए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है न्यूटन साहब के नाम पर। और केसेग्रेन भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। सबसे पहले देखते हैं इसमें केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। देखो भाई ये क्या होती है? केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। देखो केसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है भाई, इसको डायग्राम से समझेंगे। देखो, अभिदृश्य के रूप में होता है एक अवतल दर्पण। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में क्या होता है? अवतल परवलयाकार दर्पण होता है। तो ये जैसे हमने ले लिया एक अवतल परवलयाकार दर्पण, देखो इस तरीके से इसको एक डिजाइन किया जाता है, एक पाइप के अंदर सेटल्ड किया जाता है और यहां पर इसके बीच में एक छेद रखा जाता है भैया। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इधर अनंत से यानी दूरस्थ स्थित वस्तुओं से समांतर प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित होती है। अब देखो जैसे ही, क्योंकि यहां पर अरे आपको पता है दूरदर्शी काम में किसमें आता है? दूरस्थ स्थित वस्तुओं को देखने में। दूर से प्रकाश की किरणें आएगी तो वो समांतर पुंज के रूप में आएगी। ये जैसे इस दर्पण पर आपतित होगी, ये क्या है आपका? अभिदृश्यक। दूसरे कलर से लिखते हैं इसको ताकि आपके माइंड में रहे। ये है अभिदृश्यक। अभिदृश्यक। और अभिदृश्य के रूप में क्या यूज कर रखा है आपने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो कैसा है? परवलयाकार।
अब देखो ये प्रकाश की किरणें, आपको पता है जैसे दर्पण से टकराएगी तो क्या होता है, अरे परावर्तन होता है, तो ये ऐसे परावर्तित होगी इधर की तरफ। अब देखो ये परावर्तित होगी इधर, तो ये कहीं यहां पर मिलेगी। अब देखो ये मिलने से पूर्व यहां पर कैसेग्रेन ने क्या किया, एक दर्पण यूज कर लिया भाई, और वो दर्पण था उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण यूज किया यहां पे, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, जिसको द्वितीयक दर्पण भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक दर्पण, द्वितीयक दर्पण। तो ये द्वितीयक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक दर्पण। क्या हो जाएगा, प्राथमिक दर्पण। देखो कैसेग्रेन ने क्या किया कि जैसे ही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो ये क्या होगी भाई, परावर्तित होगी या नहीं होगी रे। तो ये परावर्तित होकर मिले इससे पहले ही कैसेग्रेन ने क्या किया, बीच रास्ते में क्या रख दिया उसने, एक उत्तल दर्पण रख दिया, जिसको आप क्या बोलोगे, द्वितीयक दर्पण। अब आप जानते हो ये प्रकाश की किरणें जैसे इस पर आपतित होगी तो ये उत्तल दर्पण इसका क्या करेगा भाई, वापस परावर्तन करेगा या नहीं करेगा। तो मान लो ये वापस इनका परावर्तन कर रहा है और ये कहीं यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर लगा होता है भाई आपका आईपीस। क्या लगा हुआ होता है, आईपीस। और आईपीस के रूप में क्या होता है, नेत्रिका के रूप में उत्तल लेंस। क्या होता है भाई, उत्तल लेंस। और ये जो प्रकाश की किरणें इस नेत्रिका के लिए, ये जो प्रतिबिंब है वो बिंब की भांति व्यवहार करेगा। तो ये प्रकाश की किरणें जैसे इस लेंस में आपतित होती है, जैसे ही इस लेंस की ओर आपतित होती है, थोड़ा सा डायग्राम तरीके से बनाते हैं। तो ये इनको समांतर कर देगा और इधर आप अपनी आंखों से अगर इसको देखोगे तो आपको दूरस्थ स्थित वस्तु का सुस्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होगा भाई। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखो कैसेग्रेन ने क्या किया भाई, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस सिंपल सी चीजें कि कैसेग्रेन ने एक अवतल दर्पण यूज किया अभिदृश्य के रूप में, जिसका द्वारक बड़ा है और वो परवलयाकार है। अब उसने क्या किया, जैसे ही समांतर प्रकाश की किरणों का पुंज अवतल दर्पण पर होगा तो ये परावर्तित होगा, परावर्तित होकर मिले इससे पहले इसने क्या कर दिया, रास्ते में क्या बना दिया उसने, एक क्या रख दिया, उत्तल दर्पण रख दिया भाई, जिसको आप द्वितीयक दर्पण कहते हो। तो ये आने वाली प्रकाश किरणों को वापस क्या करेगा, परावर्तित करेगा, और ये किसी मान लो इस बिंदु पर मिल रही है तो इसका पहला प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा यहां पर। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं इस प्रतिबिंब से किसमें जाएगी, नेत्रिका के अंदर जाएगी, और नेत्रिका क्या करेगा भाई, यह आने वाली प्रकाश किरणों को इधर आंख की तरफ भेजेगा, और आंख इसको देख के, आंख इसका संसूचन करके आपको क्या दे देगी, सुस्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी है वो काम करती है। ये इसकी बनावट और संरचना हुई भाई। अब जो बात आती है कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखो आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई, फॉर्मूला आप जानते होंगे, m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन एल्फा। यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वे बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये तो एक सदाबहार फॉर्मूला है, आवर्धन क्षमता कहीं पे भी आ जाए तो। अब देखो इसकी दो स्थितियां, अगर आपको याद है पीछे वाला, अगर पीछे वाला सिस्टम याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो,
न्यूनतम दूरी पर बनता हो। देखो भाई, अगर आपको अपवर्तक दूरदर्शी खगोलीय वाला याद है तो एम डी वाली कंडीशन में क्या आ रहा था रे, एफ ओ अपॉन एफ ई आया था या नहीं, कि अभिदृश्य की फोकस दूरी बटा नेत्रिका की फोकस दूरी। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में अपने पास फॉर्मूला आया था माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, यह आया था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाली कंडीशन में। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर पहले जो अपवर्तक दूरदर्शी था उसमें तो क्या था भाई, अभिदृश्य के रूप में उत्तल लेंस था, तब यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा था, हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी अप्लाई की। लेकिन अब कैसेग्रेन जो परावर्तक दूरदर्शी है उसमें अभिदृश्य की जगह कौन आ गया, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव करना है भाई आपको। बस यही फॉर्मूला किसका बन गया, ये जो फॉर्मूला है वो आपका बन गया है भाई कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता हो। बस डायरेक्ट याद करना है। अगर आपको याद है अपवर्तक दूरदर्शी वाला तो सिर्फ माइनस की जगह क्या कर देना, प्लस। बस ध्यान यह रखना है कि यहां पे जो एफ ओ है वो क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। क्योंकि कंफ्यूजन यहां पे ये होता है कि एफ ओ जो अपवर्तक होता है उसमें कौन सी होती है, अभिदृश्यक लेंस, जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी, तो यहां पर चेंज हो जाता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी भाई। ये चीज आपको याद में रखनी है। बाकी चीजें एफ ई वही नेत्रिका की फोकस दूरी, डी आप जानते हो 25 सेंटीमीटर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कैसेग्रेन परावर्तित दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो आपको याद होगा अपवर्ती दूरदर्शी का फॉर्मूला अनंत वाली कंडीशन के लिए क्या था, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। क्या करना है, माइनस को गायब कर दो, क्या बन जाएगा आपके कैसेग्रेन अपवर्ती दूरदर्शी का फॉर्मूला, कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी का फॉर्मूला आवर्धन क्षमता का जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। बस क्या करना है, अपवर्तक दूरदर्शी में जो नेगेटिव आ रहे थे उनको किस में कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव में। और यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो एफ ओ है वो क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, जो परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में प्रयुक्त होता है। यह आपकी कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी समाप्त हुई भाई। सेकंड बात करते हैं न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी। देखो वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में हम लेते हैं कि न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। सेम देखो, अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण होता है, अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण जो पैराबोलिक होता है भाई, परवलयाकार होता है। अभिदृश्य के रूप में बड़े द्वारक का क्या यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। अब देखो फर्क क्या है, जैसे ही प्रकाश की किरणें अनंत से या बहुत लंबी दूरी से ट्रेवल करके इस पर आपतित होगी तो क्या होगा भाई, परावर्तन होगा या नहीं होगा रे। अब परावर्तन होते जैसे कैसेग्रेन ने परावर्तन होने से पहले क्या रख दिया था, उत्तल दर्पण रख दिया था द्वितीयक दर्पण के रूप में, तो न्यूटोनियन में यहां पर रखा जाता है, अगर मैं इसका मुख्य अक्ष बनाऊं तो यहां पर रखा जाता है एक समतल दर्पण। क्या रखा जाता है भाई, समतल दर्पण। बस ये ध्यान में रखना है आपको। द्वितीयक दर्पण के रूप में, द्वितीयक दर्पण के रूप में कैसेग्रेन में जो उत्तल दर्पण होता है यहां पर क्या रखा जाता है भाई, समतल दर्पण। क्या रखा जाता है, समतल दर्पण। क्लियर है, ये एक निश्चित एंगल
थीटा पर रखा जाता है भाई। अब देखो जैसे ही ये प्रकाश की किरणें जो इस पर आपतित हो रही थी, देखो यहां पर मैंने मुख्य अक्ष के सापेक्ष इसमें क्या रख दिया भाई, बीच रास्ते में समतल दर्पण। तो ये प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तित होकर इधर जाएगी, ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर इधर जाएगी। अब देखो ये मिलना कहां चाहिए भाई, कहीं यहां पे मिलना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही समतल दर्पण से वापस परावर्तित हो जाएगी। तो आपको पता है समतल दर्पण से जितनी दूरी पर इधर प्रतिबिंब बनेगा उतनी पर ही वापस बनता है। तो ये प्रकाश की किरणें कहीं यहां पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी इससे टकराने के बाद। और यहां पर रखा होता है भाई आपका नेत्रिका। क्या रखा हुआ होता है, नेत्रिका। और नेत्रिका के रूप में क्या होता है, उत्तल लेंस जिसका द्वारक बहुत ही छोटा होता है। और इधर आप अपनी आईज से इसको देखोगे तो आपको जो दूर स्थित वस्तु है उसका सुस्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसी जो परावर्ती दूरदर्शी है उसको क्या बोलोगे, न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी। याद क्या रखना है, कैसेग्रेन में जो इन परावर्तित प्रकाश की किरणों को रोकने वाला कौन था, उत्तल दर्पण था। यानी द्वितीयक दर्पण के रूप में उसमें कौन काम में आ रहा था, उत्तल दर्पण। बस उसकी जगह इसमें क्या आ जाएगा, समतल दर्पण, जो एक निश्चित एंगल थीटा पर रखा होता है। जैसे प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी तो ये इनको क्या कर देगा, परावर्तित। और आपने दर्पण के परावर्तन के आधार पर बिंब प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा होगा कि अगर ये नहीं होता तो ये कहीं यहां पे मिलती हुई नजर आती है आपको, यहां पर मिलती हुई। अब आपको पता है दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, जो लंबवत होता है, आपने रूल्स पढ़े होंगे। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके बाद प्रकाश की किरणें कहां पर आपतित होगी, यहां पर लगा होता है नेत्रिका, उत्तल लेंस पर, जो आप यहां से आंखों से आप जो दूरस्थ स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब आसानी से देख पाते हो। यह आपकी दोनों प्रकार की परावर्ती दूरदर्शियां समाप्त हुई। पहला क्या था, कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी, और दूसरा था न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी। इनमें जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है भाई। अब देखो नेक्स्ट कुछ जनरल चीजें देखते हैं दूरदर्शी से रिलेटेड, परावर्ती दूरदर्शी से। संसार का सबसे बड़ा न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी भाई कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक जगह है माउंट पोलामार में स्थित है भाई, और जिसके अभिदृश्यक दर्पण का द्वारक देखो कितना है, 200 इंच, यानी लगभग 5.08 मीटर, 5 मीटर के आसपास उस दर्पण का अभिदृश्य के रूप में क्या यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। तो उस अवतल दर्पण का द्वारक कितना है, 5.08 मीटर के समथिंग है भाई। तो इसको आप रोजाना इधर उधर हाथ में पकड़ के तो ले जा नहीं सकते हो भाई। ये सितारों यानी तारे और ग्रहों को देखने में काम में आता है। ये कुछ जनरल नॉलेज है परावर्तक दूरदर्शी से रिलेटेड। भारत में सबसे बड़ा कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी भाई कौलूर, एक जगह का नाम है जो अपने तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर स्थित है भाई। और इसका व्यास, व्यास का मतलब किसका व्यास, अभिदृश्य का। किसका व्यास, अभिदृश्य का जो व्यास है वो लगभग है 2.34 मीटर के आसपास। तो भारत का सबसे बड़ा कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी कहां है, कौलूर तमिलनाडु में, जिसका व्यास कितना है, 2.34 मीटर। फिर संसार का सबसे बड़ा कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी, देखो ये तो क्या था, न्यूटोनियन वाला, कैलिफोर्निया माउंट पोलोमर में, और ये है कैसेग्रेन। कौन सा है भाई, कैसेग्रेन। ये है भाई आपके हवाई एक जगह है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और जिसके परावर्तक यानी वही अभिदृश्य का जो व्यास है वो लगभग कितना है, 10 मीटर के आसपास है। तो ये कुछ जानकारियां थी आपके परावर्ती दूरदर्शी से संबंधित। तो आज की अपनी क्लास समाप्त होती है यहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।